पहला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है असमानता स्तर, ऑप्शन बी में दिया है याददाश्त स्तर, ऑप्शन सी में दिया है चिंतन स्तर और डी ऑप्शन में दिया है समझ स्तर। पहले प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे आप सभी। आपसे पूछ रहा है कि कौन जो है इनमें शिक्षण का स्तर नहीं है। देखिए, एक बार ध्यान से सुनेंगे आप सभी। शिक्षण के 3 स्तर हैं। पहला है चिंतन स्तर, जिसे दिया है मॉरिस पी हंट ने। दूसरा है समझ स्तर या जिसे आप बोध स्तर कहते हैं, इसे दिया है मॉरिसन ने। और तीसरा है याददाश्त स्तर या जिसे आप स्मृति स्तर कहते हैं, और इसे दिया है हर्बर्ट ने। आपको बताना था कौन जो है शिक्षण का स्तर नहीं है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, असमानता का स्तर जो है यह शिक्षण का कोई स्तर नहीं है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। सत्तावादी स्तर के शिक्षण में क्या गुण होता है। ऑप्शन ए में दिया है अध्यापक केंद्रित होता है, बी में दिया है शिशु केंद्रित होता है, सी में दिया है हेडमास्टर केंद्रित होता है और डी में दिया है अनुभव आधारित होता है। देखिए, प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझेंगे। आपसे पूछ रहा है कि सत्तावादी स्तर के शिक्षण में क्या गुण होता है। तो देखिए, यह अध्यापक केंद्रित होता है। इसमें जो है अध्यापक ही सर्वे सर्वा होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखिए शिशु का कोई रोल नहीं होता, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पर चलेंगे। शिक्षा की डाल्टन प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको बताना है कि शिक्षण की डाल्टन प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई। ऑप्शन ए में दिया है मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा, बी ऑप्शन में दिया है जॉन डीवी के द्वारा, ऑप्शन सी में दिया है हेलन पार्क हर्स्ट के द्वारा और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, डाल्टन प्रणाली जो है किसके द्वारा विकसित की गई, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेलन पार्क हर्स्ट के द्वारा। और आपको बता दें कि डाल्टन प्रणाली में डाल्टन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। डाल्टन वह कस्बा था जहां से डाल्टन प्रणाली की शुरुआत होती है और डाल्टन प्रणाली की जनक हैं हेलन पार्क हर्स्ट। इसे ठेका व्यवस्था भी कहते हैं। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर चलेंगे। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित किए गए। यूएसए में, यूके में, जर्मनी में या फिर डेनमार्क में। देखिए, किंडरगार्टन जो है जर्मन भाषा का शब्द है। इसे दिया है फ्रोवेल ने। यह फ्रोवेल के स्कूल का नाम था और फ्रोवेल कहाँ के निवासी थे, तो जर्मनी के। और किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित किए गए, तो जर्मनी में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखिए। शिक्षण की अनुमानी विधि किसके द्वारा विकसित की गई। शिक्षण की अनुमानी विधि किसके द्वारा विकसित की गई। आर्मस्ट्रांग के द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, मुनरो के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, शिक्षण की जो अनुमानी विधि है यह विकसित की गई हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। और हर्बर्ट स्पेंसर जो पेशे से प्रकृतिवादी थे, उन्होंने कहा कि अनुमानी विधि में हम अनुमान लगाते हैं और विविध सोच को जो है वरीयता देते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। निम्न में से कौन सा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर,
बी ऑप्शन में दिया है जटिल से सरल की ओर, सी ऑप्शन में दिया है ज्ञात से अज्ञात की ओर, और डी ऑप्शन में दिया है सरल से कठिन की ओर। देखिए, जटिल से सरल की ओर नहीं होता, सरल से जटिल की ओर होता है। आपसे पूछ रहा था कि कौन सा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, तो आपका यही जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7 पर चलेंगे। विशिष्ट से सामान्य की ओर किस विधि में बढ़ते हैं? आगमन विधि में, निगमन विधि में, अभ्यास विधि में, या फिर विचार विमर्श विधि में। देखिए, विचार विमर्श विधि में नहीं होगा, अभ्यास विधि भी नहीं होगा, और निगमन विधि भी नहीं होगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं आगमन विधि में। इसमें देखिए, पहले उदाहरण बताते हैं, फिर जो है नियम बताते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन संख्या 8 पर चलेंगे। प्ले-बे विधि के प्रवर्तक कौन हैं? फ्रोबेल, डाल्टन, सिगमंड फ्रायड, या फिर मॉन्टेसरी। प्रश्न संख्या 8 के लिए उत्तर करेंगे आप सभी। प्ले-बे विधि के प्रवर्तक कौन हैं, जिसे आप प्ले-बे मेथड के नाम से भी कहते हैं और इसे खेल विधि भी कहते हैं। तो खेल विधि के जनक हैं फ्रोबेल। उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इसे ही प्ले-बे मेथड कहते हैं या इसे ही खेल विधि कहते हैं, और इसके जनक हैं फ्रोबेल। ए जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए, डाल्टन नहीं होगा, सिगमंड फ्रायड भी नहीं होगा, और मॉन्टेसरी भी नहीं होगा। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। एक अध्यापिका कक्षा में रामायण पढ़ाना चाहती है, उसके द्वारा कौन सी विधि अपनाई जाएगी? क्या ह्यूरिस्टिक विधि अपनाई जाएगी, क्षेत्र भ्रमण विधि अपनाई जाएगी, कहानी विधि, या फिर व्याख्यान विधि? तो देखिए, व्याख्यान विधि तो नहीं होगा। ह्यूरिस्टिक विधि को हम वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं, यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। क्षेत्र भ्रमण विधि भी नहीं होगा। उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी विधि। इसे जो है रोचक कहानी के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10 देखिए। न्यूटन का गति का तृतीय नियम पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, या फिर आगमन विधि? तो देखिए, बिल्कुल आसान हो जाता है आपके लिए। निगमन विधि नहीं होगा, प्रदर्शन विधि भी नहीं होगा, और व्याख्यान विधि नहीं होगा। आगमन विधि में पहले उदाहरण बताते हैं, फिर नियम बताते हैं। उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। न्यूटन का गति का तृतीय नियम पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है आगमन विधि। 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन संख्या 11 के क्रम में आगे बढ़ेंगे। किंडरगार्टन पद का अर्थ है बच्चों का बगीचा, बच्चों का घर, बच्चों का स्कूल, या फिर बच्चों का खेल मैदान? चलिए, उत्तर करेंगे आप सभी। किंडरगार्टन पद का क्या अर्थ है? बच्चों का बगीचा, बच्चों का घर, बच्चों का स्कूल, या फिर बच्चों का खेल मैदान? देखिए, किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का बगीचा, या इसे बालोद्यान कहा जाता है। इसे ही जो है किंडरगार्टन कहा जाता है। ए जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए, किंडर जो है जर्मन भाषा में किंडर का मतलब जो है बच्चा होता है, और गार्डन को जो है गार्टन जो है जर्मन में प्रयोग किया जाता है,
जिसका अर्थ है बच्चों का बगीचा या बालोद्यान। इसे ही जो है किंडरगार्टन कहा जाता है। उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न संख्या 12 पर चलेंगे। कौन से विश्वविद्यालय में 1969 में माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत की गई? चलिए, कौन से विश्वविद्यालय में 1969 में माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत की गई? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण के जो जनक हैं, प्रतिपादक हैं, इसके DW एलन हैं। जगह जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका। और समय देखिए 5 से 10 मिनट होता है। इसमें स्टूडेंट की जो संख्या होती है वह 10 से 15 होती है। आपसे पूछ रहा था कि कौन से विश्वविद्यालय में 1969 में माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत की गई, तो आपका सही उत्तर होगा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका में। ये जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, तैयारी या फिर सामान्यीकरण? देखिए, यह प्रश्न जो है कई बार कराया जा चुका है प्रैक्टिस सेट में। देखिए, स्मृति स्तर जिसे हार्वर्ड ने दिया है, तो देखिए स्मृति स्तर में 5 चरण आते हैं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना, चौथा है सामान्यीकरण और पांचवा है अनुप्रयोग। ये 5 चरण आते हैं स्मृति स्तर में। और बोध स्तर देखिएगा, इसमें देखिए पहले नंबर पर खोज आता है, दूसरे नंबर पर प्रस्तुतिकरण आता है, तीसरे नंबर पर समावेशन है, चौथे पे संगठन है, पांचवें पर अभिव्यक्तिकरण है। आपको बताना था कौन सा सोपान इन दोनों में उभयनिष्ठ है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तुतिकरण। और दोनों ही चरणों में देखिए प्रस्तुतिकरण जो है दूसरे नंबर पर है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए, बहुत ज़्यादा चांस रहेगा इस प्रश्न के परीक्षा में आने की। एक बार फिर से आपको स्पष्ट कर देता हूँ। स्मृति स्तर में 5 चरण हैं। प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, तुलना है, सामान्यीकरण है और अनुप्रयोग है। उसके बाद देखिए बोध स्तर में खोज है, प्रस्तुतिकरण है, समावेशन है, संगठन है और अभिव्यक्तिकरण है। ये 6 चरण आते हैं बोध स्तर में। चलिए, उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों ही स्तरों में जो है प्रस्तुतिकरण जो है दूसरे नंबर पर है और यही जो है दोनों में कॉमन है। बी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? चलिए, यह भी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके भी आने के चांस जो है पूरे रहेंगे। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान या फिर अनुमूल्यन? देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र यह दिया गया था 1956 में और इसे दिया था ब्लूम ने अपनी पुस्तक ए टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में इसका उल्लेख किया गया है। और देखिए इसमें देखिए पहले स्थान पर ज्ञान आता है, दूसरे में बोध आता है, तीसरे नंबर पर अनुप्रयोग, चौथे पे विश्लेषण, पांचवें पे संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। तो देखिए कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुमूल्यन। संज्ञानात्मक क्षेत्र में देखिए 6 चरण हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। कौन सा नहीं है, तो डी जो है नहीं है, अनुमूल्यन नहीं होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन संख्या 15 पर चलेंगे। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत
या फिर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए स्किनर के सिद्धांत को जो है पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या दिया है थार्नडाइक ने। कोहलर ने देखिए सूच का सिद्धांत दिया है और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है पावलाव ने। तो देखिए ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है स्किनर ने और इसे ही जो है पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का यह अंतिम क्वेश्चन था। सेशन कैसा रहा कमेंट में आप सब ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। और देखिए जिन मित्रों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर किया करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।